हेलो बेटा। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी रियलेबिलिटी ऑफ नॉर्म्स और उसकी रियलेबिलिटी के बारे में जाना भी। लेकिन जब भी हम किसी भी टेस्ट की रियलेबिलिटी मेज़र करते हैं या नॉर्म्स की रियलेबिलिटी देखते हैं तो उसमें एरर्स ज़रूर हो जाते हैं। ये एरर्स कैसे हैं और मेजरमेंट में ऐसे एरर्स कैसे क्यों आ जाते हैं, वो अब हम लोगों को जानना ज़रूरी है ताकि हम उसमें त्रुटियों को ना होने दें। ये स्वाभाविक है, गलती हर किसी से होती है और गलती हो भी जाती है तो उसकी हमको समस्या का सलूशन निकालना पड़ेगा कि ताकि गलतियाँ कम से कम हो, ताकि मेजरमेंट जो भी हम कर रहे हैं वो रियलेबल हो और उसकी वैलिडिटी हो। तो आज हम लोग बात करेंगे एरर ऑफ मेजरमेंट, मापन की त्रुटियाँ। जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो वे त्रुटियाँ क्यों हो जाती हैं, कैसे हो जाती हैं और हमको क्या सावधानी रखनी चाहिए कि ये त्रुटियाँ न हो, क्योंकि त्रुटियां होना स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हम दिन प्रतिदिन अगर देखें तो हर दिन ही कुछ ना कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं। तो कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो आकस्मिक परिस्थितियों के कारण हो रही हैं, कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिसमें कि हम आत्मनिष्ठ तरीके से मेजर कर देते हैं, वहाँ पर हो जाती हैं। तो यहाँ गलतियां होना स्वाभाविक है। यहाँ एरर ऑफ मेजरमेंट में अगर हम देखें तो अगर हम किसी स्टिमुलस का अगर हम भौतिक रूप से मापन कर रहे हैं, कहने का अर्थ है कि अगर हम फिजिकल मेजरमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे गलतियाँ जो होती हैं वो कम से कम होती हैं। लेकिन अगर हम मेंटली या साइकोलॉजिकली अगर हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें त्रुटियाँ होना स्वाभाविक है। हाँ, ये है कि जो भौतिक वस्तुओं के मापन में जहाँ त्रुटियाँ कम होती हैं वहाँ मानसिक या मनोवैज्ञानिक अगर हम जो फैक्ट्स हैं उनका मेजरमेंट कर रहे हैं तो उनकी अपेक्षा इसमें त्रुटियाँ अधिक होती हैं, क्योंकि इनका स्वरूप थोड़ा सा जटिल होता है। जो साइकोलॉजिकल आपकी टेस्टिंग होती हैं इनका जो स्वरूप है वो काफ़ी टिपिकल होता है। तो अब हमको यहाँ ये जानना है कि हम मापन की त्रुटियाँ की बात कर रहे हैं, ये त्रुटियाँ होती क्या हैं, मापन की त्रुटियाँ होती क्या हैं। पहले हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, क्योंकि जब तक हमको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम ये बता ही नहीं सकते कि मापन क्या होता है और उसकी त्रुटियाँ क्या होती हैं। इससे पहले मापन मैंने आप लोगों को बताया था, बट मेजरमेंट में क्या एरर्स आ सकते हैं, आज हम लोग इस पर डीपली बात करेंगे। वैसे ही कहते हैं लोग कि जब भी हम जो व्यक्ति है उससे किसी कार्य पर जो हमारा वास्तविक अंक है अगर हम उससे ऊपर माप दिए, जो मेजरमेंट कर रहे हैं उससे ऊपर कर दिए, तो जो वास्तविक प्राप्तांक है और जो मैंने स्कोरिंग की उसमें डिफरेंसेस आने लगते हैं। ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, जो अंतर आ रहा है, वही आपकी मापन की त्रुटि कहलाता है। यहाँ कहने का अर्थ है कि जब भी हम किसी व्यक्ति के किसी कार्य पर जो प्राप्त उसका है वास्तविक अंक, वास्तविक प्राप्तांक जो है, हम उससे ऊपर या उससे नीचे अगर हम मेजरमेंट कर देते हैं तो वो मेजरमेंट हमारा क्या कहलाता है, वो अंतर क्या कहला रहा है, मापन की त्रुटि। जैसे अगर हम मान लीजिए कि 120 अगर इंटेलिजेंस टेस्ट मैंने किया किसी बालक पर, यानी 120 बुद्धि लब्धि वाले बालक पर यदि कोई जो टेस्टर है 105 बुद्धि लब्धि माप दिया, यानी उसका इंटेलिजेंसी टेस्ट इससे पहले हुआ था, तो उसमें वो जो बालक था उसकी बुद्धि लब्धि जो थी, उसकी इंटेलिजेंसी जो थी वो 120 थी। लेकिन जब दोबारा के दूसरे टेस्टर ने मेजर किया तो 105 उसका बुद्धि लब्धि आया। तो ये जो टेस्ट की गई ये उस टेस्ट की त्रुटि कही जाएगी, क्योंकि वहाँ जो परीक्षण किया गया वो विश्वसनीय आपका नहीं होगा। कारण कि इससे पहले उसका 120 था, अब 105, 15 के डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, कहीं न कहीं कुछ गलती हुई होगी। तो इस गलती को ही कहा गया है आपकी मापन की त्रुटियाँ, यानी मेजरमेंट की कुछ एरर्स आ गए। जहाँ जो अंतर हमें मिल रहा है, इसी जो आपका डिफरेंसेस आया, यही आपकी परीक्षण की त्रुटि होगी या मानक की त्रुटि होगी। तो त्रुटि से बचने के लिए हमको रियलेबिलिटी वैलिडिटी तो मेजर करना ही है, लेकिन इस त्रुटि को हमको कम से कम रखने की कोशिश करनी है। कहने का अर्थ है कि जैसे
जो मान लीजिए कि कोई हिंदी परीक्षा की गई है, उसमें विद्यार्थी 100 से में से 60 जो अंक है उसको मिला। मान लीजिए हमने कोई हिंदी का पेपर बनाया और उसमें एडमिनिस्ट्रेट किया और उस पर एक किसी बच्चे ने 100 नंबर का जो पेपर है उसमें 60 नंबर मिल गया उसको। लेकिन वहीं कोई दूसरा हिंदी का जो पर्सन है उसने देखा तो 100 में से उसे 40 में जो स्कोर है वहीं मिल रहा है। यहाँ जो अंतर है वो 20 अंकों का है। तो उस परीक्षण या मापन की जो त्रुटि है यही कही जाएगी, क्योंकि कहीं तो 100 से में से 60 उसको मिल रहा है, कहीं पर उसे 100 में 40 ही नंबर मिल रहा है। तो ये 20 जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो मेजरमेंट किया गया है उसमें 20 का ये डिफरेंसेस क्या हो गई, आपकी मापन की त्रुटि हो गई, यानी एरर ऑफ मेजरमेंट हो गया। मीन्स the amount by which any specific measurement differ from the individual hypothetical true score in the quality being measured. Since no measurement is perfect, it has included in it some components of errors. तो यहाँ पे ध्यान बस हमको ये रखना है कि मापन की त्रुटि का परीक्षण की विश्वसनीयता से संबंध है। हम जब भी कोई मेजरमेंट करेंगे तो उसकी रियलिटी और जो वैलिडिटी है हम उसको देखते हैं। तो रियलिटी वैलिडिटी को देखने से पहले हमको मेजर करना होगा कि ऐसे कितने एरर्स हुए हैं, क्योंकि जितने साइकोलॉजिस्ट मेजर कर रहे हैं सबका अगर एक ही पर्सन पर सपोज दैट कोई टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया गया और उसका मेजरमेंट जितने साइकोलॉजिस्ट हैं सबके रिजल्ट अलग अलग आ रहे हैं, कहने का अर्थ है कि वो टेस्ट मेरा रियलेबल नहीं है। तो विश्वसनीयता से तो उसका संबंध पूर्ण रूप से है। तो यहाँ मापन की त्रुटि जितनी कम होगी परीक्षण की विश्वसनीयता उतनी ही अधिक होगी। लेकिन अगर मापन की त्रुटि अधिक हो रही है तो जो भी परीक्षण है उसके नॉर्म्स की उसकी विश्वसनीयता है जो वो कम होगी। यानी मापन की त्रुटि के आधार पर ही हम किसी भी परीक्षण की विश्वसनीयता का मेजरमेंट कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन भी कर सकते हैं। अगर जो टेस्ट डेवलपर है, जो जिसने टेस्ट डेवलप किया है, अगर अपने टेस्ट में अगर विश्वसनीयता बढ़ाना चाह रहा है तो उसे मापन की त्रुटियों का जो है बोले तो बिल्कुल डीप स्टडी करनी होगी, बिल्कुल गहन अध्ययन करना पड़ेगा। अंत में उसको डीपली देखना पड़ेगा कि इसमें ऐसा तो नहीं कोई किसी प्रकार की कोई त्रुटि है। अगर हाँ है तो उसे निकालने की पूर्ण कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा आपका जो ये टेस्ट है वो रियलेबल नहीं होगा, यानी उस टेस्ट की जो विश्वसनीयता है वो लगभग समाप्त हो जाएगी। यहाँ कहने का मतलब है कि मापन संबंधी जो त्रुटियाँ होती हैं वो आपके जो डाटा कलेक्शन कर रहे हैं आप अधिकतर उसी समय हो जाती हैं। यानी जो हम डाटा कलेक्शन कोई भी टेस्ट आप एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो वहाँ डाटा कलेक्शन करेंगे ही। डाटा कलेक्शन जहाँ हो रहा है डाटा कलेक्शन के ही समय हमारी जो मापन से संबंधित त्रुटियाँ हैं वो हो जाती हैं। अब यहाँ जो ये त्रुटियाँ हैं आपकी जो मेजरमेंट से रिलेटेड जो एरर्स हैं, इनको साइकोलॉजिस्ट ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। साइकोलॉजिस्ट ने ऐसी जो गलतियाँ होती हैं व्यक्तियों से या टेस्टर से या जो रिसर्चर है उससे, इस त्रुटि को, इस एरर को जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है इसमें एक्सीडेंटल एरर्स, यानी कहने का अर्थ है आकस्मिक त्रुटियाँ, और दूसरा है आपका सिस्टमेटिक एरर्स, क्रमिक त्रुटियाँ। ये दो प्रकार की जो त्रुटियाँ हैं इन्हें साइकोलॉजिस्ट ने डिवाइड किया है। पहली त्रुटि की बात अब हम लोग करते हैं, जो एक्सीडेंटल एरर्स हैं आपकी आकस्मिक त्रुटियाँ। ये जो आपकी त्रुटियाँ होती हैं, ऐसे एरर्स जो होते हैं वो कभी भी उत्पन्न हो जाते हैं, कभी भी अचानक आना है इनको, क्योंकि आकस्मिक रूप से ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे हमने कोई सैंपल लिया और उसमें कोई जो इकाई है, कोई ऐसा है जो अचानक आया ही नहीं या उपलब्ध ही नहीं हो पाया, ठीक, या
जो हम टेस्ट मेजरमेंट कर रहे हैं उसी समय अचानक शोर होने लगे। टेस्ट हम एडमिनिस्ट्रेट किए हुए हैं और मेजरमेंट की टाइमिंग ही अचानक शोर होने लगा, ठीक। या जो हमारी परीक्षण की अवधि है, जो टेस्टिंग टाइम है, उसमें परीक्षार्थी को अचानक कोई प्रॉब्लम हो गई या कोई शारीरिक कष्ट हो गया, तो ये जो आपके ऐसे जो बोले तो ये अवरोधक ही हैं। तो ऐसे जो अवरोधक हैं, इनका मेजरमेंट के समय जो परिणाम है, हम जब मेजरमेंट करना शुरू करते हैं तो जो इनसे मिलने वाला रिजल्ट होता है उसमें त्रुटियां आ जाती हैं। ये आपके एक्सीडेंटल हैं, क्योंकि हम जब टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करने वाले हैं उससे पहले ही हम टेस्ट का प्रोफार्मा पहले से ही तैयार कर लेंगे। मुझे अपने सैंपल को भी पहले से ही प्रिपेयर रखना है, तो मैंने सैंपल को प्रिपेयर रखा पहले से ही, डेट डिसाइड किया पहले से ही। उस डेट पे हमारा सब्जेक्ट जो है अवेलेबल नहीं, या मेजरमेंट कर रहे हैं हम या टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के समय ही अचानक बाहर शोर होने लगा। तो अचानक शोर होने का मतलब कि कंसंट्रेशन डैमेज हुआ, हमारे सब्जेक्ट का भी ध्यान शोर की तरफ ही जाएगा, ठीक। उस कंडीशन में भी हमको प्रॉब्लम होगी। या हमारी टेस्टिंग चल रही है, टेस्ट मैंने एडमिनिस्ट्रेट कर रखा है, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट है, उस कंडीशन में कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसको फिजिकली प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, तो उस फिजिकली प्रॉब्लम स्टार्ट अगर हुई है तो वहाँ पर तुरंत उसका ट्रीटमेंट तो हम नहीं कर सकते हैं, या ट्रीटमेंट प्रोवाइड भी कराएंगे तो वो टेस्ट से जो है पर्सन वो हट जाएगा, सब्जेक्ट जो वहाँ से हट जाएगा। तो वहाँ पे अगर वो हट रहा है या कोई अदर प्रॉब्लम्स उसको हो रही है तो इस कंडीशन में वो हमको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। पर्सन जब हमको सपोर्ट नहीं कर पाएगा तो उस कंडीशन में जो हमारे मेजरमेंट होंगे, जो हम स्कोरिंग करेंगे, जाहिर सी बात है कि वहाँ पर वो प्रभावित होगा। तो इसका प्रभाव जो होगा वो त्रुटि के रूप में ही आएगा। तो इस प्रकार की जो आपकी त्रुटियां होती हैं ये आपकी एक्सीडेंटल एरर्स कहलाते हैं। हाँ, ये है कि जो ऐसी आपके एरर्स होते हैं उनकी मात्रा कभी कम कभी अधिक हो जाती है, क्योंकि जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी जो मात्रा है वो भी होती है। क्योंकि अधिकतर जो ऐसी कंडीशन है वो कम होती है या कम प्रभावित भी करती है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट हमारे अवेलेबल ना हो ये पॉसिबल नहीं है। अचानक शोर हो रहा है, कुछ देर के रुकने के बाद फिर आप टेस्ट पर पर्सन कंसंट्रेट कर सकता है, सब्जेक्ट कंसंट्रेट कर सकता है। अगर किसी को फिजिकली प्रॉब्लम हो रही है तो फिजिकली प्रॉब्लम भी आपकी बहुत अधिक नहीं होने वाली है, या सारे सब्जेक्ट को नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर जो इसकी कंडीशन होती है काफ़ी कम होती है, या कम इसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे त्रुटियों की जो दिशा है हमेशा एक सी नहीं होती, कभी इनकी दिशा आपकी धनात्मक होती है तो कभी ऋणात्मक होती है। यानी इस त्रुटि के से आप ये देखते होंगे कि कभी परीक्षार्थी को अंक बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो एक्सीडेंटल आपके एरर्स हैं कि मूल विशेषता यही है कि यदि अगर मेजरमेंट कर रहे हैं तो कई प्रयास किए जाएं तो ये जो आपकी एक्सीडेंटल एरर्स हैं वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। पर्सन हैबिचुअल भी हो सकता है। तो ऐसी जब हम कंडीशन आती है तो वहाँ पर एक जो एक्सीडेंटल एरर्स हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में रियलेबिलिटी कम प्रभावित होती है। साथ ही अगर हम इस प्रकार की जो त्रुटियां हैं इनका हम खुद से अगर टेस्ट करें, ऐसी जो आपके एरर्स हैं स्वयं अपने भी परीक्षण में होती हैं जिन्हें परीक्षण केंद्रित त्रुटि कहा जाता है। तो परीक्षण केंद्रित त्रुटि, चूँकि किसी भी परीक्षण में पूर्ण रूप से यह संभव नहीं है कि वो उनके जो सारे आइटम हैं उनको हम मिला सकें या रख सकें जिन्हें प्रत्येक प्रकार की जनसंख्या पर दिया जा सके। उसमें कुछ ऐसे होंगे जिसे हम कुछ जनसंख्या पर एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, कुछ पर नहीं करेंगे। तो एक ही जनसंख्या के लिए जो दिए गए अनियमित आपके आइटम्स सैंपल जो होते हैं तो उनमें संभावनाएं कुछ न कुछ मात्रा में होती ही हैं। तो कुछ मात्रा में जो आपके औसत तत्व के कारण भिन्न हो सकते हैं, इसलिए इन पर एक ही परीक्षण देने पर जो परिणाम में आपके अंतर प्राप्त होता है वही उस परीक्षण की आकस्मिक त्रुटि कहलाती है।
यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि एक ही जनसंख्या से लिए गए दो अगर अनियमित हमारे प्रतिदर्श हैं तो समस्त संभावनाओं में कुछ न कुछ मात्रा में अवसर के जो तत्व के कारण अलग होंगे, क्योंकि डिफरेंसेस तो होंगे ही। साथ ही इन पर एक ही परीक्षण देने पर परिणाम में जो अंतर हो रहा है, जो अंतर मिलेगा हमको, वही उस परीक्षण की आकस्मिक त्रुटि होगी। जो इस प्रकार की त्रुटि परीक्षण में होती है, इसी त्रुटि को कहा गया है परीक्षण केंद्रित त्रुटि, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार की जो संख्याएं, जो जनसंख्याओं के अनुकूल परीक्षण पदों को जो निहित नहीं किया जा सकता। परीक्षण जो किया जा रहा है, केंद्रित जो त्रुटि हो रही है, इसमें हम सभी प्रकार की जो जनसंख्या के अनुकूल परीक्षण हैं, उनसे संबंधित जो आइटम्स हैं हम उनको मिला नहीं सकते, उनमें डाल हम नहीं सकते। इसीलिए ऐसी त्रुटि को आपको कहा गया है परीक्षण केंद्रित त्रुटि या एक्सीडेंटल एरर्स। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो आपकी एक्सीडेंटल एरर्स होते हैं उसमें पहला एरर्स आपका हो गया परीक्षण केंद्रित त्रुटि। अब हम दूसरे प्रकार की जो एक्सीडेंटल एरर्स होते हैं उसकी तरफ चलते हैं। दूसरे प्रकार की जो एक्सीडेंटल एरर्स होते हैं उसे कहा गया है सब्जेक्ट केंद्रित यानी प्रयोज्य केंद्रित त्रुटियाँ या विद्यार्थी केंद्रित त्रुटियाँ। ठीक, तो एक्सीडेंटल जो आपके एरर्स हैं उसके दो एरर्स आपके हो गए, परीक्षण केंद्रित त्रुटि और विद्यार्थी केंद्रित या प्रयोज्य केंद्रित त्रुटि। अब आप कहेंगे कि विद्यार्थी केंद्रित या प्रयोज्य केंद्रित त्रुटि क्या है। तो प्रयोज्य केंद्रित जो त्रुटियां होती हैं ये वो त्रुटियां हैं जो उन छात्रों से संबंधित होती हैं जिन पर हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो आपकी प्रयोज्य केंद्रित त्रुटियां होती हैं ये वो त्रुटियां हैं जो आपके प्रयोजी या विद्यार्थी से संबंधित होती हैं जिन पर हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। परीक्षण प्रशासन की जो हमारी अवधि है, जब हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करते हैं उसकी टाइमिंग में, उसके समय में, उसकी अवधि में जो हमारा प्रयोज्य है उनके स्वास्थ्य, उनकी अभिप्रेरणा, उनका मनोबल, उनकी संवेगात्मक अस्थिरता, उनकी कार्यशक्ति, जब इन सब में विचलन होना शुरू हो जाता है, जब इन सब में मीन्स हेल्थ में, उसके मोटिवेशन में, जो मनोबल है, जो संवेगात्मक अस्थिरता है, जो प्रयोजी की कार्यशक्ति है, उन सब में जब विचलन शुरू हो जाता है, अचानक परिवर्तन होने लगता है या उबन की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो ऐसी स्थिति में जो परीक्षण के परिणाम होते हैं उसमें अंतर आने लगता है। ठीक है, तो जब भी हम किसी टेस्ट को किसी सब्जेक्ट पे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो वहाँ उसका हेल्थ तो अचानक हम नहीं कह सकते कि बिगड़ सकता है, लेकिन मोटिवेशन में उसके चेंजेस आ सकते हैं। इससे पहले मैंने कहा था कि ह्यूमन नेचर चेंजेबल है, एवरी मोमेंट चेंजेबल है। हर समय हमारा जो मन है, कहें तो हमारी प्रवृत्तियाँ बदलती रहती हैं। तो यहाँ मनोबल या संवेगात्मक स्थिरता में सब्जेक्ट जो है, जो क्वेश्चन पढ़ रहा है, उसके जो आइटम्स हैं, आइटम्स के किसी ऐसे वर्ड पर क्या इफेक्ट पड़ा उसके माइंड पे कि वो इमोशनली भी हो गया, या उसमें अस्थिरता की कंडीशन आ रही है, या मनोबल उसका कैसा है, आंतरिक रूप से वो मोटिवेटेड है कि नहीं है, उसकी कार्यशक्ति कैसी है। जब इन सब में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, या वो जिस समय इन्वॉल्व हो रहा था टेस्ट में उस समय और 10 मिनट के बाद अगर उसमें डिफरेंसेस आने लगे, विचलन की स्थिति आ गई, तो इस स्थिति में भी जो परीक्षण है उसका जो परिणाम है उसमें अंतर आने लगता है। तो इस स्थिति में जो परीक्षण के परिणाम में अंतर आता है ये आपकी सब्जेक्ट से संबंधित एरर्स हो जाते हैं या विद्यार्थी केंद्रित त्रुटियां हो जाती हैं। क्लियर है? एक्सीडेंटल एरर्स में जो तीसरी आपकी त्रुटि है वो है स्कोरिंग एरर्स, फलांकन त्रुटियां। स्कोरिंग एरर्स यानी फलांकन त्रुटियां। फलांकन त्रुटियां, यहाँ जो छात्र या सब्जेक्ट होते हैं उन्होंने जो रिस्पांस दिया है क्वेश्चनायर पे, जो आपके सब्जेक्ट हैं उन्होंने जो रिस्पांस दिया क्वेश्चनायर पे, उसकी स्कोरिंग करने के लिए, उसकी
स्कोरिंग करने के लिए अपरिमित संख्या में निर्णायक नहीं मिलते, ठीक, क्योंकि हम जैसा चाह रहे हैं वैसा जज करने वाला होना चाहिए और वैसा स्कोरिंग करने वाला होना चाहिए। तो इससे भी आपकी जो स्कोरिंग करने में असुविधा के साथ साथ मापन की त्रुटियां अधिक होने लगती हैं। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो मेजरमेंट एरर्स होते हैं उनको एक तरह से बल मिल जाता है जब हम स्कोरिंग करते हैं। तो स्कोरिंग से रिलेटेड जब वहाँ पे एरर्स हो रहे हैं तो वैसे कंडीशन में जो बल मिल रहा है उसके कारण जो रियलेबिलिटी है वो प्रभावित हो जाती है। यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के संबंध में जो आपकी फलांकन त्रुटियां होती हैं ये सामान्य रूप से बहुत कम होती हैं। लेकिन अगर हम निबंधात्मक परीक्षणों की बात करें, ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन होती है तो वहाँ पर जो मेजरमेंट किया जा रहा है वो नॉर्मली हो जाता है। वहाँ पर जो ऐसे एरर्स होती हैं वो कम मात्रा में होती हैं। लेकिन जहाँ डिस्क्रिप्टिव टेस्टिंग हो रही है तो डिस्क्रिप्टिव टेस्टिंग में जो आपके सब्जेक्ट हैं उनके जो रिस्पांस हैं उनकी स्कोरिंग में अवसर तत्वों की जो संभावना होती है मुख्य स्थान होता है। अवसर तत्व, इनकी संभावना जो होती है वो बढ़ जाती है। उस समय ऑन स्पॉट जो माइंड में आया उन्होंने लिखा तो वहाँ डिस्क्रिप्टिव कंडीशन है, उसको डिस्क्रिप्टिव ही लिखेंगे। तो वो जो उनके माइंड में आ रहा है उस रिलेटेड वो लिखते जा रहे हैं, बाद में भले उसका एक्सप्लेनेशन वो अलग तरीके से करें। तो इसका मुख्य स्थान होता है, इसीलिए यहाँ पर ऐसी त्रुटि अधिक हो जाती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसे जो एरर्स होते हैं वो कम होते हैं, बट डिस्क्रिप्टिव में ऐसे एरर्स मैक्सिमम होते हैं। इसीलिए ऐसी जो त्रुटियां होती हैं उनमें स्कोरिंग देने वाला जो होता है वो किस प्रकार से स्कोरिंग करे, डिस्क्रिप्टिव में तो वो क्लियर नहीं हो पाता और सबकी स्कोरिंग सेपरेट हो जाती है। तो ऐसे जो एरर्स होते हैं इन्हें एक्सीडेंटल एरर्स कहा जाता है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि मापन की जो त्रुटियां हैं, जो मेजरमेंट एरर्स हैं, इनको साइकोलॉजिस्ट ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक्सीडेंटल एरर्स और सिस्टेमेटिक एरर्स। जो एक्सीडेंटल एरर्स होते हैं उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया, किसने? साइकोलॉजिस्ट ने। पहला पार्ट परीक्षण केंद्रित त्रुटि, दूसरा प्रयोज्य केंद्रित त्रुटि, तीसरा फलांकन त्रुटियां, स्कोरिंग एरर्स। क्लियर है? ये तो बात हम लोगों ने पहली त्रुटि की थी, एक्सीडेंटल या आकस्मिक त्रुटियां। अब हम लोग बात करेंगे सिस्टमेटिक एरर्स की। ये क्रमिक त्रुटियां क्या हैं? जो क्रमिक त्रुटियों की हम लोग बात करें तो इस प्रकार की जो त्रुटियां होती हैं वो पक्षपात त्रुटियां होती हैं। यहाँ हम लोग पक्षपात करते हैं, पक्षपात के कारण जो आपसे गलतियां हो रही हैं उन्हें कहा गया है। जो आपकी क्रमिक त्रुटियां होती हैं या पक्षपात त्रुटियां होती हैं ये हमेशा एक ही दिशा में होती रहती हैं, इनकी दिशा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो रही है, एक ही दिशा में हो रही है। हम किसी के प्रति पक्षपात कर रहे हैं तो करेंगे तो करेंगे इसका मतलब कि हम एक ही साइड में जा रहे हैं। तो इसीलिए ये जो त्रुटियां होती हैं इनकी दिशा लगभग एक ही रहती है, एक ही दिशा में होती रहती है। इसलिए कभी कभी अधिक से अधिक ये हानिप्रद परिणाम उत्पन्न कर देती हैं। जो रिजल्ट होता है वो हमारा गलत आने लगता है और जाहिर सी बात है कि किसी टेस्ट का अगर रिजल्ट हमारा गलत आएगा, उसके परिणाम हमको सही प्राप्त नहीं होंगे, तो उसका परिणाम हानिप्रद ही होना है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जो इस प्रकार की आपकी एरर्स होते हैं ये अधिकतर दूषित विचारधारा या गलत सिद्धांत या व्यक्तिगत पक्षपात या पूर्व अवधारणा या पूर्वाग्रह या परीक्षण का असत्य होना, ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने की संभावना इसकी ज़्यादा होती है। जैसे मैंने कोई टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया तो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया और वहाँ पर हमारी जो विचारधारा है वो दूषित प्रकार की है। हम यहाँ पे जो भी जज कर रहे हैं हमारा जजमेंट सही नहीं है, हम किसी के साथ पक्षपात कर रहे हैं, तो यहाँ हमारी विचारधारा जो है वो एक तरह से दूषित है। हम गलत सिद्धांतों पे जा रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से हम व्यक्ति का पक्षपात कर रहे हैं, या हमारी जो पूर्व अवधारणाएं है किसी व्यक्ति के बारे में, जो हमको पहले से सूचना मिली कि व्यक्ति बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है, मैंने वहीं लेकर के पूर्व अवधारणाओं पे या पूर्वाग्रहों पे आधारित अपने डिसीजन को सुना दिया, जज कर दिया। तो ऐसे जो हमारे टेस्ट होते हैं उनमें एरर्स होना स्वाभाविक होता है और ये सिस्टमेटिक एरर्स के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि ऐसे जो एरर्स हो रहे हैं वो पूर्ण रूप से
हमारी कहें तो गलतियां ही हैं वहाँ पे, और ऐसी जो गलतियां हैं जो आपकी एक ही दिशा में चल रही हैं, और ये एक भयंकर गलती मानी जाएगी, क्योंकि कभी भी टेस्ट को हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जब हम स्कोरिंग करेंगे तो हमको हमेशा पक्षपात रहित होना चाहिए। तो जब भी हम पक्षपात करेंगे तो उस कंडीशन में हमारी टेस्ट की रियलिटी प्रभावित होना ही होना है, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि पक्षपातपूर्ण व्यवहार कहीं भी अगर होता है तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती ही है, और ऐसे टेस्ट की जो रियलिटी वैलिडिटी है वो अपने आप समाप्त हो जाती है। तो यहाँ जो आपकी क्रमिक त्रुटियाँ हैं इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपकी आती है व्यक्तित्व त्रुटियाँ, व्यक्तित्व से संबंधित। यानी जो आपके यहाँ पर शोध करता है, जो रिसर्चियर है, वो आपकी कहें तो सतर्क नहीं है, उसकी असतर्कता के कारण ऐसी आपकी जो एरर्स हैं वो सामने आती हैं। जैसे कि यहाँ जब भी हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं और जो हमारा टेस्टर है उसकी पर्सनालिटी अगर ली जाए तो उसमें जो सतर्कता की भावना कम है, तो इस स्थिति में जो हमसे गलतियाँ होंगी या जो त्रुटियाँ हो रही हैं वो आपके सिस्टमेटिक एरर्स के अंतर्गत ही आएंगी। जैसे कि मान लीजिए कोई टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया गया और वहाँ पे हमको थर्मामीटर या स्टॉप वॉच को देखने की बात हुई, तो जो आपका टेस्टर स्टॉप वॉच देख रहा है या थर्मामीटर मेजर कर रहा है, तो यहाँ ये सब देखने के में हो सकता है कि त्रुटि हो, क्योंकि वो सतर्क नहीं है। स्टॉप वॉच स्टार्ट किया उसने और सतर्कता उसमें नहीं बरती जा रही है कि जैसे ही टेस्ट समाप्त हुआ वैसे ही स्टॉप वॉच क्लोज कर दिया जाए या फिर ओपन किया जाए। तो जब वहाँ पे सतर्कता नहीं है तो वहाँ भी आपकी जो त्रुटियाँ होती हैं वो सिस्टमेटिक एरर्स उसके उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही सारणी को गलत लिखना, यानी जो रिसर्चियर है उसको सारणी देखने नहीं आ रहा है, परीक्षा का जो मैनुअल है वो उसको मेजर नहीं कर पा रहा है, उसको देख नहीं पा रहा है, या व्यक्ति का जो त्रुटि पक्ष है उसका एक पक्ष और भी है, जैसे कि विराम घड़ी को चालू करने और बंद करने में काफ़ी जल्दबाजी कर रहा है या देर से कर रहा है। स्टॉप वॉच इसे ऑन करना है तो जब ऑन करना है तो आराम से ऑन कर रहा है, फिर आराम से बंद कर रहा है, या जल्दी से बंद किया कर दिया, जल्दी से चालू कर दिया, तो वहाँ जल्दबाजी या बहुत ज़्यादा देर से करना दोनों आपकी सिस्टमेटिक एरर्स के अंतर्गत ही आएगा। क्योंकि मेजरमेंट करते समय हम जब भी मेज़र कर रहे हैं किसी भी पर्सन को, किसी भी सब्जेक्ट को, तो मेजरमेंट करते समय हमको ये ध्यान रखना है कि जब हमको ऑन करना है स्टॉप वॉच हमको तभी ऑन करना है, उसकी टाइमिंग सेट होनी चाहिए, और वैसे ही हमको सिस्टमेटिक तरीके से ऑफ भी करना है। उसमें जल्दबाजी हमको नहीं करनी और ना ही देर करना है। ऐसा कुछ भी हो रहा है तो उसका सीधा जो प्रभाव है हमारे रिजल्ट पर आ जाएगा। तो रिजल्ट पे उसका प्रभाव आएगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ सिस्टमेटिक तरीके से एरर्स हमारे सामने आने शुरू हो जाएंगे। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है एक रिसर्चियर को कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं या हम कोई ऐसा प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें हमको पूर्ण रूप से सतर्क होना आवश्यक है। असतर्कता की स्थिति में हम जब भी टेस्ट मेजर करेंगे तो वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी ही। और इससे हम आपको बता दें कि जो आपकी असतर्कता की स्थिति है वो हमारे परीक्षण के परिणाम, जो परिणाम है उसको भी प्रभावित करेगी। साथ ही परीक्षण का जो मूल उद्देश्य है वो भी खत्म हो जाता है। जो उसका मूल उद्देश्य है कि हमको ऐसे ही रिजल्ट को आउट करना है, यही इसका सिस्टमेटिक तरीका है, ऐसे ही टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करना है, वो उसका रियल जो पर्पस है वो हट जाएगा वहाँ से। क्योंकि वहाँ पे रिसर्चर अपनी मनमानी कर रहा है, असतर्कता के कारण जो एरर्स आ रहे हैं वो अधिकतम हो भी सकते हैं। तो इस स्थिति में भी समस्याएं अधिक बढ़ जाती हैं। साथ ही इनको अगर हम व्यक्तिगत त्रुटियों को प्राय अधिक अगर हम मेजरमेंट करें, डीपली ऑब्जर्व करें, तो इनके आधार पर जो देखा गया है वो सिस्टमेटिक जो आपके एरर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, और ये आपकी जो रिसर्चियर हैं उनकी व्यक्तिगत त्रुटियां होती हैं, उनके व्यक्तित्व से संबंधित त्रुटियां होती हैं। दूसरी तरफ अगर हम सिस्टमेटिक जो एरर्स हैं उनकी बात करें तो यहाँ भूल है। भूल किसी से हो जाती है? फॉरगेटिंग।
जाहिर सी बात है कि हम लोग भी कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं, छूट जाता है जो। तो भूल अधिकतर उस समय अधिक हो जाती है जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और लिख न रहे हों। यानी ऑब्जर्वेशन तो मेजर किया, निरीक्षण लिखे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हम कुछ चीज़ों को छोड़ दे रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं, या प्लस माइनस का मेजरमेंट मैंने नहीं किया। जैसे 0.1 की जगह पर मैंने 1 लिख दिया, 0.1 के जगह पे हमने 0.01 लिख दिया, या माइनस की जगह प्लस कर दिया। ऐसी जो गलतियाँ हो रही हैं मैक्सिमम जब हम स्टैटिकल एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो हो जाती हैं, और हमारी जो छोटी गलतियाँ होती हैं उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। छोटी गलतियाँ जो होती हैं उनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जहाँ मैंने 0.1 किया वहाँ पर अगर 1 लिखेंगे तो वहाँ डिफरेंसेस आप समझ सकते हैं। 0.1 की जगह पे हम 0.01 कर दिए, प्रभाव आप समझ सकते हैं। प्लस माइनस का तो सीधा इफेक्ट सामने आ जाएगा। तो ऐसी जो आपकी भूल होती है, इनको अगर परीक्षण या प्रयोग में देखा जाए, या ऐसे जो भूल हैं वो आपके परीक्षण और प्रयोग में हो जाए, तो इनका प्रभाव ज़रूरत से ज़्यादा पड़ता है। जितना होना नहीं चाहिए उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। इसका इफेक्ट ये होता है कि ये जो प्रभाव पड़ रहा है वो हमारे सिस्टमेटिक एरर्स के अंतर्गत आ रहे हैं, और ये सिस्टमेटिक एरर्स हमारे रिजल्ट को ख़राब कर रहे हैं, हमारे टेस्ट की रियलेबिलिटी को समाप्त कर रहे हैं। क्योंकि जितनी ये आपकी एरर्स मैक्सिमम होंगे, रियलेबिलिटी उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो यहाँ ऐसे जो एरर्स हैं इनको समाप्त करने के लिए निरीक्षण को लिखते समय हमेशा काउंटिंग करते समय करना चाहिए, और काउंटिंग करते समय जो आपका ये टेस्टर है उसको काफ़ी सावधान रहना चाहिए कि हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम उसे ही लिखें, हम अपने मन से कुछ न लिख दें। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम बोलते कुछ और हैं, लिख कुछ और देते हैं। तो बोलना कुछ और, लिखना कुछ और, वहाँ पे हमारी जो सावधानी है इसका मतलब कि हम सावधानी नहीं अपना रहे हैं, और सावधानी जहाँ हटी वहाँ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, वहाँ पर ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम एरर की बात करें तो हमारी जो तीसरी क्रमिक त्रुटि है, यानी थर्ड पॉइंट पे जब हम सिस्टमेटिक एरर पे जाते हैं, तो यहाँ वैसी त्रुटियाँ होती हैं जो हमारे सोशल जो साइंसेज हैं उसकी स्टडी में मूल रूप से देखने में आती हैं। या कहें तो जब भी हम किसी मानव प्रयोज्य को लेते हैं तो मानव में जो व्यवहार है, कितने का बाह्य होगा, किसी का आंतरिक होता है, और आंतरिक और बाह्य कारकों के कारण भी उनका जो व्यवहार है वो प्रभावित होता है। तो यहाँ ये निर्धारित करना संभव नहीं हो पाता है कि किसका व्यवहार बाह्य आंतरिक तरीके से कैसे प्रभावित हो रहा है। तो वहाँ पर मेजरमेंट जो पर्सन कर रहा है वो सारे जो फैक्टर्स हैं उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो काफ़ी प्रभावशाली समझ लेता है, उन्हें कंट्रोल वो कर लेता है। कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, अनियंत्रित रह जाते हैं। तो उनसे जो आपके अनियंत्रित फैक्टर रह गए हैं, अनियंत्रित कारक रह गए जाते हैं, उनसे जो व्यवहार है किसी न किसी रूप में व्यक्ति का परिवर्तित हो जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि जब भी हम सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञानों में हम कोई टेस्ट करना शुरू करते हैं तो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया, और टेस्ट पे जब हम ने जो सब्जेक्ट है हमारा ह्यूमन पर्सन है, मानव प्रयोज्य है, तो मानव प्रयोज्य पे जो आंतरिक और बाह्य जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। तो हमारा आंतरिक कारक ज़्यादा प्रभावित कर रहा है या बाह्य कारक प्रभावित कर रहा है, ये हम मेज़र करने से पहले ये देखना शुरू कर देते हैं कि किसका ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो जो रिसर्चियर होता है वो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको वो काफ़ी हाईलाइट कर लेता है और उन्हें ही कंट्रोल करता है। कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिन्हें वो अवॉइड कर देता है या ध्यान नहीं जा पाता है वहाँ पर। तो वैसे जो फैक्टर होते हैं वो आपके अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। तो वो जो फैक्टर जो अनकंट्रोलेबल हैं वो व्यक्ति के व्यवहार को किसी न किसी तरीके से एक तरह से चेंज कर देते हैं या परिवर्तित कर देते हैं। इनका जो परिवर्तन होता है इनका ये जो परिवर्तन होता है उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारे टेस्टिंग पे पड़ ही जाता है या उसके रिजल्ट पे पड़ जाता है। अनियंत्रित जो कारक हैं, ऐसे कितने कारक हो सकते हैं जिनका हम व्यवहार पर प्रभाव नहीं मानते हो, लेकिन फिर भी उसमें कुछ न कुछ मात्रा में प्रभावित हो ही जा रही हैं। तो जिनका प्रभाव कुछ न कुछ मात्रा में हमारे व्यवहार पे पड़ रहा है
वो जो फैक्टर हैं वो हमारे परीक्षण को प्रभावित करेंगे। परीक्षण को प्रभावित करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे परीक्षण का परिणाम भी प्रभावित होगा, चाहे वो आंतरिक कारक हो चाहे बाह्य कारक हो, क्योंकि आंतरिक कारक होंगे तभी वो प्रभाव डालेंगे, बाह्य कारक होंगे तभी प्रभाव डालेंगे। अगर उन्हें अनियंत्रित छोड़ दिया गया या उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाए या जो रिसर्चर है उसका ध्यान वहाँ पे नहीं जा पाया, तो ऐसी कोई भी स्थिति जिसमें कि आपके ऐसे फैक्टर्स जो बाह्य हो चाहे आंतरिक हो अनियंत्रित रह जाते हैं, तो उनका प्रभाव कहीं न कहीं व्यक्ति के व्यवहार पे पड़ता है। तो जो उनका प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पे पड़ रहा है उस पर सीधा ये इफेक्ट है कि आपका रिजल्ट जो है वो परिणाम प्रभावित होगा। परिणाम प्रभावित होगा तो हमारी टेस्ट की रियलेबिलिटी समाप्त होगी, और ये कारण मात्र है आपकी त्रुटियों का, यानी सिस्टमेटिक एरर्स के अंतर्गत आएंगी ये। यानी जितना व्यवहार पर प्रभाव पड़ रहा है, प्रभाव हम न मानते हो लेकिन फिर भी कुछ न कुछ मात्रा में पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि जो रिसर्चियर है वो ये सोच रहा है कि इस व्यवहार पर जो इस कारक का जो व्यवहार पे प्रभाव पड़ रहा है न के बराबर पड़े, लेकिन फिर भी प्रभाव पड़ ही जा रहा है। तो ऐसे एरर्स जिनका प्रभाव पड़ जा रहा है और हमें उसे कुछ ही मात्रा में प्रभावित समझ रहे हैं, तो जितनी मात्रा में प्रभाव पड़ रहा है उसका इफेक्ट कहीं न कहीं हमारे परिणाम पर अधिकतम होगा। अधिकतम होगा तो वहाँ रियलेबिलिटी हमारी प्रभावित होगी, और प्रभावित हो रही है तो उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो इसका मतलब सिस्टमेटिक एरर्स है। सिस्टमेटिक एरर्स आया तो जितना ज़्यादा होगा सिस्टमेटिक एरर्स उसकी विश्वसनीयता उतनी ही कम होगी। तो ऐसे जो आपके हैं कुछ न कुछ मात्रा में प्रभावित कर रहे हैं, ऐसे जो आपके अनियंत्रित कारक हैं जिनके कारण त्रुटियां हो रही हैं, उन्हें हम निर्दिष्ट योग्य त्रुटियां कहते हैं। निर्दिष्ट योग्य त्रुटियां कहा जाता है। ये जो त्रुटियां हैं आपकी वो सिस्टमेटिक होंगी और साथ ही आपकी रियलेबिलिटी को भी कम करती चली जाएंगी। इससे टेस्ट की रियलेबिलिटी और वैलिडिटी दोनों कम होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये त्रुटियां अधिक कारकों को नियंत्रित करके कम की जा सकती हैं। जो आपकी ऐसी त्रुटियां होती हैं, जो निर्दिष्ट त्रुटियां होती हैं, इनमें जितने फैक्टर्स आपके हैं वो फैक्टर्स जो आपकी टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेशन में या किसी भी बाह्य आंतरिक के कारक जो हैं आपके प्रयोज्य के अंतर्गत जो कारक आ रहे हैं, उनको अगर हम अधिक से अधिक नियंत्रित करने की कोशिश करें, यानी मानव प्रयोज्य से संबंधित जो बाह्य कारक हैं और आंतरिक कारक हैं, इनको हम अधिक से अधिक जहाँ तक हो पा रहा है वहाँ तक अगर हम उनको नियंत्रित कर ले रहे हैं, तो वैसी जो त्रुटियां होती हैं आपकी वो कम हो जाती हैं, यानी सिस्टमेटिक एरर्स के कम होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जब आपका सिस्टमेटिक एरर्स कम हो जाता है तो वहाँ पे आपके जो परिणाम होते हैं उसका प्रभाव बढ़ता है, और परिणाम पे प्रभाव बढ़ने के कारण हमारी रियलेबिलिटी लगभग समान हो सकती है, या हमारी रियलेबिलिटी लगभग सही होती है, उसकी विश्वसनीयता पर विश्वास किया जा सकता है। तो विश्वसनीयता अधिक बनाए रखने के लिए कोशिश यही की जाती है आपके रिसर्चर के द्वारा कि मानव प्रयोज्यों में जो आंतरिक और बाह्य त्रुटियां हैं उन पर अधिक से अधिक नियंत्रित करने की कोशिश की जाए। मापन की त्रुटियों का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो उसकी क्लासिफिकेशन के अलावा एक और भी आपका क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें बात करेंगे हम मर्सल की। मर्सल ने व्यवहारिक जो विशेषताएं हैं उसके मापन में 4 प्रकार के जो एरर्स हैं उनको बताया है। यहाँ बात मैं मर्सल की कर रही हूँ। इससे पहले हमने आपसे कहा था कि जो आपकी मेजरमेंट में जितनी एरर्स भी होती हैं उनका क्लासिफिकेशन आपके 2 पार्ट में किया गया है। आकस्मिक त्रुटियाँ और क्रमिक त्रुटियाँ, एक्सीडेंटल एरर्स और सिस्टमेटिक एरर्स। एक्सीडेंटल एरर्स में मैंने आपको बताया कि पहला परीक्षण केंद्रित त्रुटि, दूसरा आपकी विद्यार्थी या प्रयोज्य से केंद्रित त्रुटियाँ, तीसरा मैंने बताया आपको फलांकन या स्कोरिंग से रिलेटेड एरर्स जो त्रुटियाँ हो रही हैं। सिस्टमेटिक एरर्स में मैंने आपको बताया व्यक्तित्व से संबंधित, जिसमें कि आपके जो रिसर्चियर हैं उनकी पर्सनालिटी से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे एरर्स उत्पन्न हो रहे हैं उनकी बात मैंने की। भूलों की बात की, जिस भूल के कारण से ऐसे एरर्स हो रहे हैं, या जो रिसर्चियर है
उसमें ऑब्जर्वेशन की अगर कुछ गलतियाँ हो रही हैं तो वहाँ पर भी ऐसे एरर्स हो जाते हैं जिसको सिस्टमेटिक एरर्स कहा गया है। लास्ट मैंने बात की थी निर्दिष्ट या योग्य त्रुटियों की, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें आगे मेजरमेंट की, तो यहाँ पर जो आके मर्सेल हैं, मर्सेल साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि जो व्यवहारिक विशेषताएं होती हैं, जो व्यक्ति की व्यवहारिक विशेषताएं होती हैं, उनके मेजरमेंट में, व्यक्तियों की व्यवहारिक में जो विशेषताएं हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनके मेजरमेंट में 4 प्रकार की त्रुटियां होने की संभावनाएं होती हैं। यानी यहाँ पर क्लासिफिकेशन थोड़ा सा डिफर हो जाएगा आपका। इससे पहले वाले क्लासिफिकेशन में आपके एक्सीडेंटल और सिस्टमेटिक तरीके से जो मेजरमेंट किए जा रहे थे उसकी बात हो रही थी। मर्सेल ने कहा है कि जो हमारी व्यवहारिक विशेषताएं होती हैं उनके मेजरमेंट अगर हम करना शुरू करते हैं तो 4 प्रकार की त्रुटियां होती हैं जो कि परीक्षण की विभिन्न विशेषताओं से संबंधित होती हैं। आपकी जो भी टेस्टिंग है उसकी सारी विशेषताओं से वो संबंधित होती हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम मर्सेल की इन चारों जो प्रकार की जो विशेषताओं से संबंधित आपकी एरर्स हैं, हम उसकी बात ज़रूर करेंगे, लेकिन उसकी बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं तो आप लोग अपने प्रॉब्लम्स मुझे सेंड करते रहिएगा, स्टडी करते रहिए।